फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं मौत का नाला, शिक्षा का उजाला। और शिक्षा का उजाला, मौत का नाला, इसकी बात करेंगे, लेकिन इस बीच सीधा आपको देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। द्वारा दिए गए संसार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और उसकी नींव बनते हैं, फाउंडेशन बनते हैं। क्योंकि बचपन में जो सिखाया जाता है वो पूरे जीवन भर काम आता है। बाद में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैं अपने जीवन में जो अनुभव करता हूं, जो हमने बचपन में 1, 2, 3, 4 तक तो थोड़ा बहुत छोटा बच्चा ही होता है, लेकिन कक्षा 5 में आ जाता है, 6 में आ जाता है, 7 में आ जाता है, 8 में आ जाता है और हद से 9, 10 तक वो जितना सीख जाता है, उसके बाद उसका आकार, उसका व्यक्तित्व विस्तार लेता है, लेकिन उसका शेप पहले ही बन जाता है। उसी शेप में बढ़ोतरी होती रहती है। एक फाउंडेशन बनने का काम वो बचपन में करती है और उस फाउंडेशन को, उसको मजबूत नींव देने का काम कोई कर सकता है तो मां ही कर सकती है, और मां ही करती है। मैंने स्वयं भी, चूंकि अपनी मां से जो मुझे बचपन में जो संस्कार मिले, वही संस्कार, शिक्षा और मूल्यों का मेरे जीवन में भी जो प्रभाव पड़ा, जो मैं आज राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो भी काम कर पा रहा हूं, अनुशासन जो सीखा मैंने वो सेना के साथ में, चूंकि मेरे पिताजी फौज में थे, तो उसके कारण से सीखा कि चाहे कितना भी आपके कठिनाई हो, कितनी भी आपको मुसीबत हो, कोई भी चुनौती हो, लेकिन जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के लिए एक पल भी डिगना नहीं है, एक पल भी हटना नहीं है, लगातार आगे बढ़ना है, उन सब चीजों को पीछे छोड़ना है। चाहे रात में 2 बजे 3 बजे सो, 5 बजे दोबारा उठना है तो उठ के फिर खड़े हो जाना है, हर तरह से फिट होके। तो ये संस्कार और ये जो अनुशासन है, नियम है, अपना उनका पालन करना है, ये सब माता पिता से मिलते हैं। और आज के समय में जिस प्रकार से माता पिता के बीच बातचीत और व्यवहार में जो बहुत खुलापन आया है और बहुत बात करते हैं। अभी गीता जी अभी प्रभाकर के बारे में, बेटे के बारे में बता रही थी, यहां से इनसे बहुत डरता है वो, मेरे से बिल्कुल नहीं डरता है, सच बता रहा हूं। जबकि मैं शाम को 6-7 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूं, कभी कभी मैं 10-11 बजे आता हूं तो मेरा इंतजार करता है कि मैं आऊंगा और हाथ पकड़ के जबरदस्ती कहेगा ये खा लो, जबरदस्ती। कल भी कर रहा था वो आपने देखा होगा। कल मैंने उसको रोका आपके साथ, जबकि 10-10:30 बज चुका था। मैं आपके साथ बैठा था क्योंकि मैं फिर रात में खाना नहीं खाता हूँ लेट में। तो ऐसे बहुत सारे काम करता है, ऐसे पकड़ के चलो चलो बाहर चलो, यहाँ देखो देखो मैंने क्या करा है। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। मैं बताऊं तो, क्योंकि आपने दिन भर आज बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, मैं थोड़ा उससे अलग ले जा रहा हूं आपको। बहुत आपने मतलब काफी सारी बातें जो आपको करनी है वो सीख ली हैं। कुछ बातें ऐसी मैं कर रहा हूं जो पहले पुराने समय में होती थी। अब हमको, मैं बाहर पढ़ने गया तो एक फीस सुनिश्चित कर दी गई कि तुम्हें ये फीस मिलेगी 1 महीने की, इसी में तुम्हारे को हॉस्टल का भी, अपनी मेस का भी देना है पैसा, इसी में अपने जो हम टेम्पू में बैठ के जाते थे इधर से उधर उसका देना है, और कपड़े का प्रेस होना है उसका भी देना है, और नाश्ता, चूंकि जो हॉस्टल में रहे होंगे आप, वीनू जी ना, तो वो हॉस्टल में नाश्ता नहीं मिलता सवेरे का, केवल दिन का लंच होगा और रात का डिनर का, दो ही टाइम का खाना होता है। वो ब्रेकफास्ट खुद ही करना होता है, तो ब्रेकफास्ट के भी पैसे होते थे। तो हमने कभी भी, जब भी घर आते थे तो हम फीस जो है मैंने अपने पिताजी से कभी नहीं मांगी, और जब भी रखते थे तो
वो माताजी को देते थे और माताजी मुझे देती थी। हम इतनी बात ही नहीं करते थे, बातचीत नहीं होती थी। और आजकल तो माता पिता को एक दोस्त की तरह बच्चे समझते हैं। बहुत खुलापन आया है और कोई भी बात आजकल लोग माता से कहना हो, पिता से कहना हो, बहुत सहजता से कह पाते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि एक और कहानी है। मैंने एक दिन अभी राजभवन में एक मेरे लिए एक छोटी बेटी ने किताब लिखी, 21-22 साल की लड़की है, छोटी सी संभावनापन। उसने किताब लिख दी और मैं बहुत संकोच कर रहा था कि मेरे ऊपर किताब लिखी है और मैं वहां जाऊंगा तो सब लोग मेरी ही प्रशंसा करेंगे, तो मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था। जी आदरणीय प्रशांत जी, भाई साहब, मैं नहीं जाना चाह रहा था। उसने बहुत, वो जब किताब लिखने के लिए आई शुरू में, तो मुझे लगा ये छोटी सी बच्ची है, अब इसको मैं मना क्या करूं, इसका दिल नहीं दुखाता हूं। मैंने कहा लिख लो तुम्हें जो लिखना हो। तो उसने कहा नहीं, मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कई बार। मैंने कहा ज्यादा मेरे पास समय नहीं है और मुझे बहुत ज्यादा अब याद भी नहीं है। वो मुझे याद तो सब है, लेकिन अब मैं कितना टाइम कहाँ, मैंने कहा कौन माथा पच्ची करेगा कि रोज मैं इसको बताऊंगा कि मैं कौन से रूम में रहता था, कितने में पढ़ता था, कहाँ गया, किस में पढ़ा, क्या करा, क्या काम किया, क्या नहीं किया। तो मैं बहुत, मुझे ऐसा लग रहा था। खैर उसने जो है, एक बार मैं मिला उससे और मुश्किल से 10 या 15 मिनट, और उस बच्ची ने बहुत मेहनत करी। बहुत मेहनत करने के बाद उसने मेरे जो है इनसे, गीता जी से कई बार मिली, माता जी से कई बार गांव में जाके मिली, और जहां मैं पैदा हुआ वहां जाकर मिली। मैं सागर मध्य प्रदेश में मैंने पढ़ाई करी 3 साल, वो वहां जाकर मिली। लखनऊ में जो मेरे साथ हॉस्टल में जो लोग रहते थे उन सबको ढूंढ लिया उसने। मेरे कक्षा 9th-10th के जो बच्चे थे जिनके साथ मैंने पढ़ा था उन सबसे मिलके आई। उसके बाद उसने वो किताब लिख दी। तो और जब फिर वो किताब लिख दी, उसने 1 साल से घूमती रही हो कि इसका। और अब हम बात कर रहे हैं मौत का नाला, शिक्षा का उजाला। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आई ये तस्वीरें सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता का आईना है। जगतपुर ब्लॉक के सिंघापुर छोटी भटोली में शिक्षा का रास्ता किताबों से नहीं बल्कि जानलेवा नाले से होकर गुजरता है। टूटी पुलिया, बहता पानी और कंधों पर बस्ता टांगे मासूम बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन बच्चों के सपनों की कीमत उनकी जिंदगी से चुकाई जाएगी? आखिर इन मासूमों को कब तक इस जोखिम भरे नाले से होकर शिक्षा के मंदिर रास्ता तय करना पड़ेगा? यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हाथ में चप्पल, पीठ पे भारी बस्ता और आंखों में भविष्य के सपने, लेकिन इन सपनों के रास्ते में शिक्षा की लौ नहीं बल्कि मौत का नाला बह रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आई ये तस्वीरें हैरान भी करती हैं और विचलित भी। जहां एक तरफ सरकार हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं जगतपुर के मासूम अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें किसी एडवेंचर फिल्म की नहीं, बल्कि रायबरेली के जगतपुर ब्लॉक स्थित सिंघापुर छोटी भटोली गांव की कड़वी सच्चाई है। यहाँ शिक्षा की राह छोब नाले के गहरे पानी से होकर गुजरती है। 15 साल पहले जो पुलिया ग्रामीणों की उम्मीद बनी थी, वो पिछले 5 सालों से टूटी पड़ी है। नतीजा, मासूम बच्चे हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर इस नाले को पार करते हैं। ठंड हो या बरसात, स्कूल जाने के लिए नन्हे पैर ठंडे पानी में उतरने को मजबूर होते हैं। आधी ड्रेस भीग जाती है, किताबें गीली हो जाती हैं और डर इस बात का कि कहीं पैर फिसला तो कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। क्या इन मासूमों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये पढ़ना चाहते हैं? ग्रामीण बताते हैं कि शिकायतें कई बार हुई, लेकिन फाइलें दफ्तरों की धूल फांक रही हैं। आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाला ये रास्ता आज प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। अभिभावक हर सुबह अपने बच्चों को विदा तो करते हैं, लेकिन जब तक बच्चा घर न लौट आए, उनकी सांसें अटकी रहती हैं। पुलिया टूट गई है, हिल के जाना पड़ता है, जूता चप्पल लेकर, कपड़े गीले हो जाते हैं, बदलने जाना पड़ता है। डर लगा करता है। मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि ये पुलिया बनवा दे, अच्छी हो जाए, हम लोग को हिल के जाना ना पड़े। भटौली। कहाँ जा रहे हो? टिकरिया। क्या करने? स्कूल पढ़ने। कैसे जाते हो? हिल के। क्या दिक्कत होती?
पैंट भीग जाता है, कपड़े। तो क्या हुआ, ये पुल कब टूटा था? 3 महीने पहले। क्या चाह रहे हो आप? मुख्यमंत्री इसको बनवा दे। क्या दिक्कतें होती हैं? कपड़े गीले हो जाते हैं, हम लोगों को बदल के जाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि अगर इस नाले को पार करते वक्त किसी मासूम के साथ अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? सबको शिक्षा, समान शिक्षा का नारा इन बच्चों के लिए कब सच होगा? सिंघापुर भटोली के ये बच्चे आज सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उम्मीद है कि इन मासूमों की पुकार लखनऊ के गलियारों तक पहुंचेगी और जल्द ही यहां कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर पुलिया का निर्माण होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये मासूम बच्चे लगातार गुहार लगा रहे हैं कि साहब रास्ता बनवा दो, मुझे नाले से होकर गुजरना पड़ता है और डर रहता है, हर रोज पैंट गीली हो जाती है। चप्पल हाथ में लिए ये मासूम गुहार लगा रहे हैं कि साहब रास्ता ठीक करा दो, पुलिया बनवा दो ताकि हम उस पुलिया से होकर गुजर सकें। और हर दिन इस नाले से होकर हमें स्कूल का रास्ता तय करना पड़ता है, शिक्षा के मंदिर का रास्ता तय करना पड़ता है। तो कम से कम और सुविधाएं दीजिए या ना दीजिए साहब, लेकिन कम से कम ये पुलिया बनवा दीजिए। 1 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क मार्ग भी है ये पुलिया। इन मासूमों के शिक्षा के मंदिर पहुंचने का रास्ता भी है ये पुलिया। लेकिन ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में ये बुनियादी सुविधाएं, आज भी ये ग्रामीण इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। सवाल ये नहीं कि पुलिया टूटी है, सवाल यह है कि अब तक किसी जिम्मेदार ने संज्ञान नहीं लिया है। हजारों की आबादी इस पुलिया से आना जाना और प्रभावित है। मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और जा रहे हैं तो इस पुलिया, इस नाले से होकर गुजर रहे हैं। उनके मां बाप को डर रहता है कि कहीं उनके बच्चे इसमें गिर ना जाए, उनका पैर ना फिसल जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। और एक अनहोनी पहले इसी रास्ते के माध्यम से हो भी चुकी है। वैसे तो कई साल पहले यह पुलिया टूट चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से 3-4 महीने पहले यह पुलिया खत्म हो चुकी, टूट चुकी है। ग्रामीण जो है बड़ी संख्या में एसडीएम, डीएम और तमाम अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन इन ग्रामीणों को एक अदद सी एक पुलिया अब तक नहीं मिल पाई है। यह समस्या भी ग्रामीणों को अभी तक झेलनी पड़ रही है और किसी ने इनकी गुहार तक नहीं सुनी। अब मजबूर होकर ये ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कम से कम आप ही इन तस्वीरों को देख लीजिए, लखनऊ के ऐसी कमरों तक यह आवाज पहुंच सके, इन मासूमों की बात पहुंच सके, इसलिए ये ग्रामीण प्रयास कर रहे हैं। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ममता शर्मा जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव अवस्थी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केशवानंद शुक्ला संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही राकेश राणा जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, विनय कक्कड़ अभिभावक संघ के सदस्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। केशवानंद, ये तस्वीरें जो सामने दिख रही हैं ये वास्तविकता को दिखा रही हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। ये इन मासूम बच्चों का गुनाह क्या है? गुनाह सिर्फ इतना कि ये स्कूल जाना चाह रहे हैं, इनके हाथ में चप्पल है, कंधे पर बस्ता है और इस नाले से होकर ये गुजर रहे हैं। महीनों से इनके परिजन, इनके अभिभावक तमाम ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनको एक आदत सी पुलिया नहीं मिली है। केशवानंद, देखिए, पूरा मामला रायबरेली जिले के जगतपुर ब्लॉक के जो है सिंघापुर व भटलौरी मार्ग को जोड़ने वाला है। ये मार्ग जो है देखा जाए तो एक पुलिया है, उस पुलिये से जो है सिंगापुर और भटोली को जोड़ता है। इसमें बताया जा रहा है कि बीते 3 महीने पहले ये जो पुलिया थी वो टूट गई है, जिसके चलते जो आवागमन है वो ठप हो गया है। वहीं जो ग्रामीणों का जो संपर्क था वो भी टूट गया है और जो बच्चे हैं उनको जो है भटलौली गाँव जाना होता है, जो कि विद्यालय का जो प्राथमिक विद्यालय है वो भटकौली ग्राम सभा में है, तो इनको जो है सिंगापुर से भटकौली जाना होता है। तो जो नैया है उससे इन बच्चों को जाना पड़ता है
और प्रतिदिन का इनका जो रूटीन है वो विद्यालय जाने से पहले जो है उसी नाले से होकर के गुजरते हैं। जो इनकी ड्रेस होती है वो भी गीली हो जाती हैं। हाथों में जो चप्पल है उसको ले जाते हैं, पकड़ करके ले जाना पड़ता है, क्योंकि जो पानी है वो काफी है, जिसके चलते जो नन्हे मुन्ने बच्चे उसी पानी से होकर के गुजरते हैं। कंधे पे जो है बस्ता लादे रहते हैं, काफी दिक्कतें होती हैं। बताया जाता है कि बीते दिनों उसमें एक मृत्यु भी हो गई थी, हालांकि वो काफी पुराना मामला है, लेकिन उसके बावजूद उस नाले का निर्माण हुआ और एक बार फिर से वो टूट गई है, पूरी तरह से टूटा है, इससे संपर्क मार्ग भी टूट गया है। तो बच्चों को उसी पानी से होकर के विद्यालय जाना पड़ता है। तो हालांकि इस चीज को लेकर के जो ग्रामीण है वो अपने स्थानीय प्रशासन से भी मुलाकात की है, इसको लेकर के डीएम को भी जो है लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक इस ओर जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उनकी नजर नहीं गई है। हालांकि जिसके चलते जो बच्चे हैं वो 3 महीने से लगातार जो है इसी से पानी से होकर के गुजरते हैं और तब विद्यालय जाते हैं। 2 बार उनको आना जाना, जब विद्यालय जाना होता है और विद्यालय की छुट्टी होती है फिर घर आना होता है, तो 2 बार उनको इसी नाले से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके चलते जो उनके अभिभावक हैं उनको भी काफी जो है डर बना रहता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय के लिए निकलते हैं और छोटे बच्चे होते हैं। पानी अगर ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत भी हो सकती है, कोई घटना भी घट सकती है। हालांकि अभी तक इस ओर किसी जो जिम्मेदार अधिकारी है या फिर जो लोग है, स्थानीय नेता है, उनकी निगाह नहीं गई है। हालांकि आज जब ग्राउंड जीरो पे के न्यूज की टीम पहुंची, तकरीबन ये रायबरेली मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर ये गांव पड़ता है, वहां पे जब पहुंचे तो वहां के जो हालात है उसको आज दिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार जो बच्चे हैं वो पानी से होकर के गुजर रहे हैं। एक बड़ा भयावह तस्वीर थी कि वो बच्चे किस प्रकार जो है विद्यालय जा रहे हैं। हालांकि विद्यालय में पढ़ना है बच्चों को, तो बच्चों ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उस नाले का जो है निर्माण हो सके, ताकि उनको विद्यालय जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके। मनोज, बिल्कुल केशवानंद आप जुड़े रहिए हमारे साथ विनय कक्कड़ जी भी जुड़ चुके हैं, अभिभावक संघ के सदस्य हैं। विनय जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में, और विवेक श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, हो सकता है तमाम अधिकारियों के लिए ये खबर जो है ये बड़ी खबर ना हो, इन ग्रामीणों की, इन मासूमों की गुहार उनके लिए कोई तवज्जो न रखती हो, और तमाम मीडिया संस्थानों के लिए, तमाम समाचार पत्रों के लिए ये बड़ी खबर ना हो और टीआरपी की खबर ना हो, इसलिए इस खबर को वो प्रमुखता ना देते हो। लेकिन के न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते और जन जन की आवाज के न्यूज लगातार बनता रहा है, इसलिए इन मासूमों की आवाज और इन सैकड़ों लोगों की आवाज बनना के न्यूज ने अपना फर्ज समझा है। रायबरेली की जिस गांव की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कारण है एक पुलिया का निर्माण। सैकड़ों गांवों का, माफ कीजिएगा, दर्जनों गांवों का संपर्क इस पुलिया से है, लेकिन यह पुलिया निर्माण नहीं हुई है। महीनों से ग्रामीण चक्कर काट रहे हैं और अब तो ये मासूम भी बोलने लगे हैं, साहब पुलिया बनवा दो, क्योंकि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस नाले से होकर हमको गुजर रहे हैं, हमको शिक्षा के मंदिर में इस नाले से होकर गुजरना पड़ रहा है, किताबें भीग जाती है, पेन भीग जाता है, हाथों में चप्पल लेकर जाना पड़ता है। कब तस्वीर ये बदलेंगी? विवेक श्रीवास्तव जी। मनोज जी, आपने जिस खबर को प्रमुखता दी है जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपकी संवेदनशीलता को मेरा प्रणाम है। शुक्रिया सर। बच्चों से जुड़ी इस खबर को आपने प्रमुखता दी जी। नहीं, आपने बहुत सही बात कही कि तमाम बड़े चैनलों के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है, और अधिकारियों के लिए तो कतई नहीं। अगर अधिकारियों के लिए ये मुद्दा होता तो अब तक ये पुलिया बन चुकी होती है। एसी कमरों में बैठने वाले अधिकारियों को गरीब का दुख दर्द अगर समझ में आता तो हम नेताओं की आवश्यकता इस समाज को न रहती, ना आपकी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी आवश्यकता न रहती। बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप इतने इस विषय को उठाया, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद है। अब रही बात जो पुलिया नहीं बन पाई और जिस तरह से बच्चे पानी में हिल के जा रहे हैं, अब क्योंकि मैं दृश्य से यहाँ से नहीं स्पष्ट हो पा रहा हूँ कि ये नाला है या नहर वाली पुलिया है, इस तरह की पुलिया। विवेक श्रीवास्तव जी, ये नहर की पुलिया है, ये छोटी नहर का जो संपर्क जो छोटे छोटे नाले की तरह बनाई जाती है, बम्बी जिसको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिस पर जो सिंचाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ी नहर से लिंक करके निकाली जाती है। होना चाह रहा था कि ये सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाली पुलिया है
या गंदे पानी की निकासी को लेकर बहने वाली नहर है ये। आपने स्पष्ट कर दिया कि ये सिंचाई के लिए जो उसमें पानी जाता है वो नहर है ये। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत आती है, माननीय स्वतंत्र देव जी इसके मंत्री है। और ठीक है, पुलिया नहीं बन पाई क्योंकि पुलिया बजट समाप्ति पे है, नया बजट प्रस्तुत हुआ है, पुलिया उसमें आ गई होगी, इसका टेंडर होगा, पुलिया बनेगी। लेकिन स्थानीय स्तर पे प्रधान जी लोगों के प्रयास से सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा कुछ टेम्परेरी इंतजाम ऐसा यहाँ हो सकता था, एक टेम्परेरी पुलिया टाइप का बना करके, जैसे कहीं बांस वांस का एक बना दिया जाता है जिससे बच्चे पानी में तो हिलके कम से कम ना जाते। पुलिया तो बनाने में 6 महीने का समय लगता है, पक्की पुलिया बनती है, टेंडर होगा, फिर खुदाई होगी, सब कुछ होगा, लंबा काम है। लेकिन इस दौरान ये इंतजाम हो सकता था, जो कहीं न कहीं वहाँ के जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उसकी अनदेखी है उनकी। उसमें सब प्रधान जी लोग भी शामिल हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्लीन चिट पाने वाले हैं। जिन जिन गाँव के बच्चे इस पानी में हिल के गुजर लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, समस्या यह है कि अधिकारियों के चक्कर ये ग्रामीण लगातार लगा रहे हैं, उनको सिर्फ आश्वासन के सिवा मिल कुछ नहीं रहा है। अगर उनको कोई वैकल्पिक व्यवस्था को उपलब्ध कराई जाती या ठोस आश्वासन भी दिया जाता तो ठीक था। कम से कम ग्रामीण जो है वो इस भरोसे, अगर अचानक टूट जाती है मनोज जी, तो उसकी व्यवस्था अधिकारी ये करते हैं कि इमीडिएट कोई टेम्परेरी इंतजाम करते हैं या कोई एक अलग से कोई एक रास्ता बना देते हैं, बालू की बोरियां और भर करके, ताकि लोग गुजरते रहें, ना जल प्रवाह प्रभावित हो, ना इनको इस तरह से पानी में घुस के जाना पड़े। और इस दौरान उसको पुलिया का टेंडर होता है, क्योंकि टेंडर होने में पहले उसका सैंक्शन होना पड़ता है, फिर टेंडर होगा, फिर बनेगी। 6 महीने से साल भर का समय इसमें लग जाता सरकारी कार्य में। लेकिन ये जो दृश्य है ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। इसका वहाँ के जिम्मेदार समस्या यही है कि अगर विवेक श्रीवास्तव जी, तब तक इन ग्रामीणों का आवागमन, बच्चों का स्कूल जाना और तमाम जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, कोई निर्माण होता है अपने समय, निश्चित समय के बाद वो टूटता है, लेकिन उसके बाद निर्माण भी होता है, समय समय पर जांच भी होती है कि कब ये टूट सकती है, आगे इसका विकल्प क्या होगा, आगे निर्माण कब होगा, कैसे होगा। यहाँ पुलिया कब टूटी है? ये वैसे तो कई साल पहले ही ये क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, लेकिन कंप्लीटली ग्रामीण बता रहे हैं 3-4 महीने से ये इसी तरीके से ग्रामीण इसी पानी से होकर गुजरते हैं। 3-4 महीने पहले जब टूटी होगी पूरी तरह, इसका प्रस्ताव दे दिया गया होगा बनने के लिए। लेकिन वो जो अभी जो नया बजट पेश हुआ उस बजट में, ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन तब तक इसका वैकल्पिक इंतजाम वहां के अधिकारियों को। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, हम अपने दूसरे मेहमानों के पास जाएंगे, उससे पहले एक बार फिर से हम केशवानंद का रुख करते हैं। केशवानंद, जैसा कि जो ये पुलिया जो हमें जानकारी सामने आ रही है, ये पुलिया नहर विभाग का ये है, छोटी सी नहर है जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये काफी समय से टूटी हुई है। ग्रामीण कह रहे हैं कि लंबे समय से वो अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने सुनवाई नहीं की। क्या टेंडर प्रक्रिया हुई? क्या किसी अधिकारी ने आश्वासन दिया? किसी ने इसका संज्ञान लिया? स्थानीय संवाददाताओं तो उनसे जरा पूछिए कि सिंचाई बिल्कुल बता दे, 3 महीने से जिस प्रकार ये पुलिया टूटी हुई है, इसको लेकर के ग्रामीणों को द्वारा बाकायदा जो है एप्लीकेशन जो है जिला अधिकारी को दी गई कि संबंधित जो भी विभाग है, वो चाहे सिंचाई विभाग से हो या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग से हो, जिस भी विभाग से इसका निर्माण कार्य हो सकता है उसके तहत इसका निर्माण कार्य कराया जाए, ताकि जो बच्चे हैं ना बच्चों को समस्याएं हो सके और ना ही ग्रामीणों को समस्याएं हो सके। उनका कहना है कि कई बार हम लोग इसको लेकर के जिला अधिकारी से मिल चुके हैं और जो ग्रामीण स्तर पे जो वीडियो होते हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। हालांकि इस और केवल जो जगतपुर के वीडियो हैं उनका कहना है कि इस पूरे मामले को संज्ञान लिया गया है, जल्दी इस पे कार्य किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार देखा जाए जो वहाँ की हकीकत है वो हकीकत देख नहीं समझ सकते, क्योंकि जो मासूम बच्चे हैं उनको विद्यालय जाना होता है, तो जिस प्रकार पानी से गुजरते हैं तो केशवानंद जी वहाँ कौन सी यूनिट सिंचाई विभाग की लगती है? सिंचाई विभाग की कौन सा खंड है वहाँ पे? बिल्कुल देखिए, सिंचाई विभाग के अंतर्गत जो नहर है वो आ रही है, लेकिन इसमें जो काम कराना है, जो इस पुलिया का निर्माण कार्य होना है
इसको लेकर के जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं उनको निर्माण कार्य कराना है। नहीं नहीं, नहर पे पुलिया पीडब्ल्यूडी नहीं बनाता, सिंचाई विभाग स्वयं बनाता मान्यवर। सिंचाई विभाग का ही कार्य है। थोड़ा सा आप फिर ग्राउंड जीरो पे आकर के मान लीजिए आप यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, ठीक है, और जानकारी करिए विवेक जी कि इस पे किसको बनवाना है। ठीक है विवेक जी, अगर विभाग किस विभाग को बनाना है, अगर इस विभाग से उस विभाग पर ही चर्चा होती रहेगी, यही होता है, हकीकत यही है, हकीकत यही है कि इसीलिए काम फंसा भी रहता है, ये विषय ऐसा है ना। ठीक है, ये बिल्कुल। सिंचाई की लेकिन इन ग्रामीणों को किस विभाग को बनाना है, किस विभाग को नहीं बनाना है, ये मासूम जो बच्चे हैं इनको इससे क्या लेना देना है। इन मासूम बच्चों को तो ये रास्ता चाहिए, कम से कम इस नाले से होकर उनको ना गुजरना पड़े। और ये ग्रामीण जो है स्थानीय अधिकारियों के पास जाते हैं क्योंकि उनको जो लगता है कि एसडीएम उनकी बात सुनेंगे, डीएम उनकी बात सुनेंगे। अब नहर विभाग के पास वो जाएंगे, पीडब्ल्यूडी विभाग के पास जाएंगे, ये ग्रामीण नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी जिम्मेदार अधिकारी के पास जाते हैं तो उसको तय करना चाहिए किसकी जिम्मेदारी है, किसको जाना चाहिए, किसको देखना चाहिए, कौन निर्माण कराएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें मौत का नाला, शिक्षा का उजाला, सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ममता शर्मा जी, सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता शर्मा जी, इसी नाले में कुछ महीने पहले एक मासूम बच्ची की मौत भी हो जाती है और आज भी इसी नाले से सैकड़ों बच्चे जो है स्कूल जाने को मजबूर हैं। सैकड़ों ग्रामीण रास्ता पुलिया ना होने की वजह से निकलने को मजबूर हैं। लेकिन समस्या यह है, पुलिया टूट जाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपना आयु पूरी कर चुके हैं तो पुलिया टूटेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके से जब दर्जनों गांवों का संपर्क मार्ग इसी पुलिया से होकर है, तमाम स्कूलों को, दूसरे गांव में स्कूल है, कई गांवों को जोड़ने वाला अगर यही पुलिया है तो प्रशासन को संजीदा होना चाहिए कि अगर ये टूट जाएगी, और 3-4 महीने पहले टूटी है, प्रशासन अभी तक सिर्फ आश्वासन का और ग्रामीणों को आश्वासन सिर्फ दे रहा है। कैसे बदलेंगे ऐसी तस्वीरें अगर ऐसी हीला हवाली करेंगे अधिकारी? हर काम मुख्यमंत्री स्वयं तो नहीं देखेंगे। आपको और आपके चैनल को भी जी धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया भारत का चौथा स्तंभ अगर है संविधान में, उसका भी एक उत्तरदायित्व है कि अगर दबे पिछड़े नेता हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोशलिस्ट हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, समाज सेवी के रूप में हो, चाहे लीडर कोई भी हो, अगर कहीं बात बन रही है तो निष्पक्ष होकर आवाज उठाए। तो इसलिए है कि मीडिया जहां पर अनर्गल जो दिखा रही है, किसी के स्वास्थ्य पे, किसी के विकास पे, इन छोटे छोटे बच्चों पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। शिक्षा ऐसा लग रहा है खत्म हो चुकी है। पहले ये चाहते हैं इधर उधर की बात न कर, ये बता कफिला लूटा क्यों। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भविष्य है खतरे में। अगर आसपास में कोई बिजली का खंभा वहां पर हो, लाइट भी उतर सकती है, उन मासूम बच्चों की जान भी जा सकती है। कहीं ऐसे कोई कीड़े मकोड़े भी बह के आ सकते हैं पानी में, क्योंकि वो बहाव का पानी है और निरंतर अपनी गति से बह रहा है। कोई भी जानवर आकर बच्चों के पैर में या कहीं भी खतरा हो सकता है। तो इतनी बड़ी घटना के साथ में वहाँ क्षेत्र के लोग जो बैठे हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि प्रधान से बीडीसी से लगा के प्रधान तक ब्लॉक में मतलब हर एक वहाँ पे मौजूद है। इसके बाद अगर काम नहीं हो रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, और इससे बड़ा सोचने विचारने ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सांसद, विधायक और बिजनेसमैन का कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक काम नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री जी का काफिला नहीं गया, स्वास्थ्य मंत्री जी का कोई काफिला गया, वहां पर वो देख रहे होते कि हमको यहाँ विजिट करना है, हमको यहाँ देखना है, तो रात गमला साजा सज जाते और रातों रात वहाँ की पानी की समस्या, जो पुलिया की समस्या है, सब खत्म हो जाती, जरूरत नहीं पड़ती। ये मजदूर किसान के बच्चे हैं, इसलिए ये पैंट में चप्पलों के चप्पल हाथ में लिए हैं और पीठ में भारत का भविष्य लाद कर गए हुए हैं, ये सोचकर कि हम इतने ये एक
21वीं सदी, ये कौन सा डिजिटल इंडिया बना हुआ है? कौन से भारत बात कर रहे हैं आप? विकसित भारत, ये विकसित भारत है? ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, अगर हम अपने बुजुर्गों से बात करें तो हमको लगता है ये तस्वीर हमारे बाबा और पर बाबा के टाइम की हो सकती है, हमारे पिताजी की भी टाइम की नहीं हो सकती। और आप हम इस सदी में बैठकर अगर ये तस्वीर देख रहे हैं तो इससे बड़ा दुखद कुछ हो ही नहीं सकता भविष्य के लिए। ये उज्जवल भविष्य की कामना कर ही नहीं सकते। कौन सी ऐसी सरकार है जो इस तरीके के दावे करती है और बड़े बड़े दावे होने के बाद फिर खोखली सरकार? तो यही बात हो कि इनको तो रोना नहीं है, ये हकीकत है। क्योंकि हमारे और आपके परिवार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक किसान परिवार के बच्चे हैं, हमारे घर के बिजनेसमैन नहीं है, हम बहुत बड़े लीडर नहीं है। इस तरह उन बच्चों के भविष्य, एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी समस्या है जिसको भारत में कहते हैं ना कि भारत में बात करना ही नुकसान है। बात करो, ऐसी सरकार है कि अगर आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य, विकास और रोजगार पे अगर बात कर रहे हैं तो लाठीडंडे से बात, और कुछ जहाँ स्कूल बंद हो रहे हो, बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं उन परिवार के, उन माता पिताओं को धन्यवाद देती हूँ और वंदन करती हूँ कि इतनी मुश्किल और कठिन समस्या में बच्चों को हौसले की मैं तारीफ करती हूँ कि निरंतर, सिर्फ संडे का दिन आता है जहाँ उन लोगों को उस नाले से निकल कर नहीं जाना पड़ता होता, और 6 दिन तक निरंतर ये सफर उनका जारी रहता है कि निरंतर बेचारे जाते होंगे और किस हाल में वापस आते होंगे और फिर जाते होंगे। इतना माइंड डेवलप करते हैं दिमाग में कि अभी बस्ता उठाना है और उसी नाले में बहते हुए पानी से निकलकर अपने घर तक पहुंचना है। फिर सुबह सोचते होंगे कि होमवर्क हो चाहे ना हो, मगर हम हिम्मत और ताकत बनानी है कि हमें वैसे फिर उस नाले से गुजरते हुए वहां तक जाना है। अरे 4 महीने 6 महीने साल भर पुरानी जब भी पुलिया टूटी हो, तुरंत वहां पर कार्य होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ तमाम बच्चों का जीवन भविष्य देख रहे हैं। वीडियो में हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना, आगे नहीं तो पीछे, कोई आके चलते जाना, देख रहे हैं कितनी ये तो मजाक नहीं है, खेल नहीं है, ये भारत का भविष्य है जी। किसान, नौजवान और बेरोजगार, ठीक है ममता जी आपकी बात आ गई। ममता जी आपकी बात आ गई। राकेश राणा जी हमारे साथ, जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश राणा जी आपका चर्चा में बहुत स्वागत है। हम रुख करेंगे विनय कक्कड़ जी का, अभिभावक संघ के सदस्य। विनय जी, मासूम बच्चों का मासूम मन, बदलते भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन इन मासूमों को भी तो दिखना चाहिए कि वो किस भारत में रह रहे हैं, उनको कौन सी तस्वीर, जब भारत बदल रहा है, विकसित हो रहा है, तो उनको तस्वीर जो है वो बेहतर भारत की दिखनी चाहिए। लेकिन तस्वीर उनको क्या दिख रही है? उनको नाले से होकर आज भी शिक्षा के मंदिर में जाना पड़ता है। जो अभिभावक हैं वो डरे सहमे रहते हैं, पता नहीं कब पैर फिसल जाए, कोई अनहोनी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए। एक मासूम बच्ची की जान भी इसमें जा चुकी है। जी मनोज जी, धन्यवाद आपका भी और के न्यूज का भी इस विषय को लेके आना मीडिया के जरिए। और जैसा कि अभी जो राजनीतिक हमारे साथ में बंधु जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि आप लोकतंत्र का एक स्तंभ हैं, तो आपने तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है आज इस विषय को लेके यहाँ पे। पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप बात कर रहे थे विकसित भारत की। भारत चाहे कितना विकसित हो जाए, पर मुझे लगता है कि जब तक हमारे जनप्रतिनिधियों की, नेताओं की और राजनीतिक जो हमारे यहाँ पे विभूतियां हैं, इनकी जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। और हम अभिभावक तो मजबूर हैं, हमें जो मिल रहा है हमें उसको ही हाथ जोड़ के ग्रहण करना है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, अभी तक का पूरा सेशन 5 बजे से अब तक जी नेताजी जितने यहाँ बैठे हैं, उन्होंने समस्या क्यों है और इससे किस विभाग के पास जाना चाहिए ये बता दिया। जो विपक्ष के हैं उन्होंने ये कह दिया कि शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये धरातल पे बैठ के क्या करते हैं? केवल राजनीतिक भाषण। अगर इनमें वाकई जज्बा है तो क्या इनकी लोकल टीम्स वहां पे अवेलेबल नहीं है उस गांव में कि जाके ये खुद, जो साथी हाथ बढ़ाना वाली बात ये बच्चों के लिए कही जा रही है कि वो देश का भविष्य है, तो क्या ये जाके ग्राउंड पे खुद कुछ नहीं कर सकते? जब मन की बात होती है मोदी जी की, तो भाजपा कार्यकर्ता एक एक घर से व्यक्ति को निकाल के ले आते हैं मन की बात सुनाने के लिए। तो क्या जनप्रतिनिधि एक ही समस्या के लिए इकट्ठे होकर? विनय कक्कड़ जी, इन गांव में तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता इन गांव में भी होंगे, सपा के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, बीजेपी के होंगे।
बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूं कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, सबके कार्यकर्ता इलेक्शन में बिल्कुल दूरस्थ स्थान पे भी पहुंच जाते हैं, पर ये क्यों नहीं दिख रहा किसी को भी? और लोग पूछ रहे हैं ये कहाँ है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा क्षेत्र लगता है। भाई आपने मीडिया के थ्रू अगर जानकारी ले ली तो यहां से तो अब कमिटमेंट होना चाहिए कि हम आज ही रायबरेली के अपने उस गांव के अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संपर्क करेंगे और वहां के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, चाहे वो सत्ता में है चाहे विपक्ष में है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि इसके लिए पहले वैज्ञानिक बुलाने पड़ेंगे और तब इस समस्या का समाधान निकलेगा। ये तो विपक्ष में बैठे नेता भी करवा सकते हैं, वो दुनिया भर के तमाम प्रोग्राम्स करते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं, पर यहाँ पे केवल राजनीति और राजनीतिक भाषण और बातें, बस यहीं तक रह के और ये हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे जितने राजनीतिक व्यक्तित्व बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, सपा के हों, वो आज ये बता के जाएं कि अब ये मुद्दा उनके संज्ञान में आ गया, अब ये क्या फॉलो अप करेंगे, क्या कार्रवाई करवाएंगे। चर्चा का उद्देश्य यही होता है विनय कक्कड़ जी, चर्चा का उद्देश्य यही होता है, आप जैसे अभिभावक संघ के लोगों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों को बैठाकर चर्चा करने का मकसद यही होता है कि आप जैसे लोगों के माध्यम से कम जिम्मेदारों तक आवाज पहुंच सके, हम जैसे पत्रकारों के माध्यम से कम जिम्मेदारों तक आवाज पहुंच सके, जिनकी आवाज कोई नहीं बन रहा है, कम से कम हम और आप मिलकर इनकी आवाज बने, इनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल सके। विनय जी आपकी बात आगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राकेश राणा जी जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश राणा जी, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल, जिस जगतपुर ब्लॉक के सिंगापुर छोटी भटोली गांव की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आखिर विकसित भारत हो रहा है, तमाम सुविधाएं विकसित हो रही हैं, ये तरक्की के भागीदार ये ग्रामीण कब बनेंगे? ये मासूम बच्चे जो कह रहे हैं कि इस नाले से होकर हमें शिक्षा के मंदिर में जाना पड़ता है, किताबें भीग जाती हैं, चप्पल हाथ में लिए हुए हैं, पैंट गीला हो जाता है, उसके बाद वो जाके पढ़ाई करते हैं, ये तस्वीरें कौन जिम्मेदार है इसका? आप फोन ठीक कराइए, आवाज नहीं आ रही है मनोज जी। ठीक है राकेश राणा जी, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हम आपका उम्मीद करते हैं आपका फोन ठीक हो जाएगा, फिर हम आपके पास आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौरव अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव अवस्थी जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। गौरव अवस्थी जी, एक तरफ नया भारत बन रहा है, विकसित भारत बन रहा है, गांव गांव की तस्वीर बन रही है, सड़क, पुलिया और एयरपोर्ट और तमाम चीजें, गिनाने के लिए हम तमाम चीजें भी गिना सकते हैं, लेकिन ग्रामीण भारत की अगर हम बात करें, तकनीकी जो है सूचना तंत्र इतना विकसित हो चुका है, तकनीकी इतनी विकसित हो चुकी है, उसके बावजूद भी 6-6 महीना, साल भर, 2-2 साल अगर एक छोटी सी जन सुविधा के लिए ग्रामीण अगर अधिकारियों के चक्कर लगाते रहेंगे तो कैसे तस्वीरें बदलेंगी? अभी विवेक जी कह रहे थे कि विभाग की बात कर रहे थे, डीएम जो होता है जिले का संपूर्ण मालिक होता है, सभी विभाग उसके अंडर में आते हैं, और अगर डीएम के पास शिकायतें, अनवरत शिकायतें जा रही हैं और उसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो अब किस विभाग के पास इन ग्रामीणों को जाना चाहिए? इन मासूमों की आवाज रायबरेली के अधिकारियों को नहीं पहुंच रही है, लखनऊ के अधिकारियों तक पहुंचेंगी क्या? मनोज जी नमस्कार जी। ये तो विकट समस्या है ही बच्चों के, मासूमों के और ग्रामीणों के सामने। पुलिया का टूटना और ना बनना या वैकल्पिक व्यवस्था ना होना। वैकल्पिक व्यवस्था बनती है, हाईवेज पे बहुत सी पुलिया टूटती हैं, उनकी विकल्प निकाले जाते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं, लेकिन ये बच्चों के मामले में, ग्रामीणों के मामले में विकल्प ना देना, ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, इसमें कोई दो राय नहीं। विवेक जी भी यही बात कर रहे हैं और ममता जी भी यही बात कर रही हैं। अभी राकेश राणा भाई जिला पंचायत सदस्य हैं, उसी क्षेत्र से हैं जी, ये तमाम समस्याओं को उठाते हुए रहते हैं, लेकिन हल निकलना जो चाहिए वो नहीं निकलता। ये तो 4 महीने का है। हम 30 साल से हिंदुस्तान में यहाँ पत्रकारिता करते हुए अभी सेवानिवृत्त हुए हैं। सलोन विधानसभा क्षेत्र है, इसी जो ये ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ पे ये पुलिया टूटी है, ये समस्या नहीं आई है। के बगल में सलोन विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी भाजपा के ही विधायक हैं अशोक कोरी जी। और कचनावा एक गांव है, 15-20 साल से हम लोग वहाँ एक छोटी सी नदी है, बरसाती नदी है, और कचनावा गांव के लोगों को आने जाने में वो नदी छोटी सी पार करनी पड़ती है। ये 15-20 साल से हम देख रहे हैं जी। 10वीं बार हमने अखबार में आवाज उठाई
अभी ये पता चला है कि वहाँ के क्षेत्रीय विधायक अशोक कोरी जी ने 73 लाख रुपए टेंडर हुआ है, लेकिन 15-20 साल लगे। अब यहाँ पर जो बात अभी कक्का जी कह रहे थे कि राजनीतिक दलों का काम है केवल कहना, तो 15-20 साल में तो सभी सरकारें आई गई, सब आ गई, सब चली गई, और वर्तमान में भी भाजपा भी राज कर रही है। तो ये एक पूरी पीढ़ी जो है वो एक जनरेशन 20 साल में बदल गई। उसी विधानसभा क्षेत्र में एक पूरा नारायण गांव है, वहां भी इसी तरह की समस्या है। तो हमारा ये कहना है कि जब प्लानिंग होती है वो जिला योजना की प्लानिंग हो, बजट की प्लानिंग हो, प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए, प्राथमिकता क्षेत्र तय होना चाहिए कि हमें क्या किन समस्याओं को दूर करना है आगामी बजट में, आगामी जिला योजना में, या जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट तो डीएम के अंडर में है। वो जिस ग्रामीण उसके पास डीएम के पास ही जाएंगे, वो ये नहीं तय करते कि किसका मसला है। डीएम तय करें कि किसका मसला है और इसका हल क्या है जी। तो हमारे सामने तो तमाम समस्याएं, नोएडा की दुर्घटना हो, इंजीनियर युवराज का आपने देखा सब, तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। यहाँ तो मसला ये है कि जवाबदेही तय हो। 4 महीने में विकल्प क्यों नहीं बना? विवेक जी को इस पे बात करनी चाहिए कि मैं बात करूं ऊपर जल शक्ति मंत्री जी से कि इसका विकल्प क्यों नहीं दिया गया उन बच्चों को, उन ग्रामीणों को, उन किसानों को जो लोग भोग रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि अभी जो सर्दी गुजरी है महीने 2 महीने पहले, उसमें नहाना मुश्किल होता है पानी में, गर्म पानी में भी हिम्मत करनी पड़ती है, और वो बच्चे जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, या गांव के लोग आ रहे होंगे, उनकी मुश्किलों की कल्पना कीजिए। बस हमारा निवेदन है जो भी राजनीतिक दल हो, आप जैसा अभी कक्का जी सही बात कह रहे थे कि आप विपक्ष में हैं, तो भी आपका दायित्व बनता है कि हम उसका विकल्प क्या दे सकते हैं अपने स्तर पे, और पक्ष में है तो उसके लिए ये विभाग न तय करिए, जवाबदेही तय कराइए, तभी ये मसले हल होंगे। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि को अगर स्वयं अगर वो जागरूक हों, जनता की समस्याओं को अगर वो अपनी समस्या समझने लगे तो निश्चित रूप से समस्याएं हल हो सकती हैं। विवेक जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करें। विवेक जी, मेरा प्रयास रहता है कि जिस क्षेत्र की समस्या है उसी क्षेत्र के अगर जनप्रतिनिधि आप हमारी चर्चा में जोड़ेंगे तो समस्या जल्दी संज्ञान में भी आएगी और समस्या का संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई भी होगी, और हम प्रयास करते हैं लगातार। और आप जैसे जो प्रवक्ता हैं, हम व्यक्तिगत रूप से विवेक जी हम आपके प्रशंसक भी हैं, क्योंकि तमाम मंचों पर हम आपके साथ चर्चा में रहे हैं और ईमानदारी से आपने चीजों को स्वीकार किया है। अपने भले ही सरकार आपकी है, लेकिन ईमानदारी से चीजों को आपने रखा है, उस पर कार्रवाई की बात कही है, अमल में लाने की बात कही। लेकिन आप एक अभिभावक के तौर पर सोचिए इन बच्चों की पीड़ा। महीनों से बच्चे इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। डीएम के पास अगर ग्रामीण जा रहे हैं, क्या डीएम उस संज्ञान लेकर त्वरित रूप से नहीं कह सकता है कि भाई फला विभाग का यह मामला है, मैं अभी लिख रहा हूं, या मैं उन अधिकारियों को तलब कर रहा हूं, या मैं पूछ रहा हूं कि यह काम अब तक क्यों नहीं हुआ, या अब तक अगर इस पर बातचीत चल रही है तो कब तक काम कंप्लीट होगा? मनोज भैया जुड़ गए हैं हम। जी विवेक जी। जी देखिए मनोज जी, ये दृश्य ऐसा है कि इस दृश्य ने हमको लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवनी की याद दिला दी। आजादी से पहले जब वो पढ़ने जाते थे तो गंगा तैर के पार करके जाते थे, अपना कपड़ा और बस्ता पीठ पे बांध के जाते थे। लेकिन आजाद भारत में इस तरह का दृश्य जो आपने आज दिखा दिया, ये बहुत दुखद है। वो बताता है कि वहाँ का डीएम निकम्मा है, वहाँ का सीडीओ निकम्मा है, वहाँ सिंचाई विभाग के जो जिम्मेदार एक्सियन अधिकारी है ये निकम्मे हैं और संवेदनहीन है। और वहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, राणा जी स्वयं बैठे हैं, कैसे इनको नींद आती है, अगर वहीं से जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्हीं का क्षेत्र का मामला है, कैसे स्थानीय प्रधान इस पे चुप हैं। इन लोगों को वहां पर पकड़ के लाना चाहिए, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उसी नहर में डुबो देना चाहिए। जब बच्चा भीग के जा रहा है और जाड़ा पूरा पार हो गया, भीगा बस्ता, भीगा कपड़ा, भीगा चप्पल हाथ में दृश्य दिखाई दे रहा है, ये बहुत दुखद दृश्य है। मैं इस पे बिल्कुल अधिकारियों की खबर लूंगा, उनके खिलाफ लिखा पढ़ी करूंगा, जो मेरे संसाधन है मनोज जी में सारे प्रयोग करूंगा। लेकिन स्थानीय जो राजनीतिक नेतृत्व है, चाहे किसी पार्टी का वहां का विधायक हो, मैं नहीं जानता कि
एग्जैक्ट वहाँ का विधायक कौन है, निश्चित रूप से कौन वहाँ के जिला पंचायत सदस्य है, कौन प्रधान है, इन सबको इस पर लानत के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है विवेक जी, आपकी बात आ गई। राकेश राणा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश राणा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार मनोज जी, सुन पा रहे हैं आपको? निश्चित रूप से सुन पा रहे हैं जी, बिल्कुल आपकी बहुत बेहतर आवाज मिल पा रही है। राणा जी, आपको नमस्कार करते हुए आपसे अहम सवाल, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसी क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जगतपुर ब्लॉक के सिंगापुर, ये छोटी भटोली गांव जी, मुझे लगता है मामला आपकी जानकारी में का मामला है। बिल्कुल जानकारी में है, मैंने ये मामले को उजागर किया है और 3 दिन से मैं ही लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। और ये क्षोभ नाला एक पड़ता है जो ID2 प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है जी। ये जल निकासी का नाला है, ये जो हल्ला ड्रेन से निकल करके जाकर नदी में गिरता है जी। ये तमाम गांव के अगल बगल से गुजरते हुए, और इस पार हमारा भटोली है, उस पार जो है भटनोसा गांव जी। इससे तत्कालीन ग्राम प्रधान ने 15 साल पहले पुलिया का निर्माण करा दिया था, लेकिन कुछ दबंगों ने इस पुलिया को ध्वस्त कर दिया। आज हमारे नौनिहाल इस दशा में, आप देख रहे हो, आपके यहाँ सामने पिक्चर चल रही है, इस दशा में आ जा रहा है। ये तो सरकार की नाकामी है। सरकार को, तो स्थानीय बीडीओ को, स्थानीय प्रशासन को, सिंचाई विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या जिला प्रशासन के लोगों को, या तो यहाँ पुल का निर्माण कराए या फिर इन जो बच्चे हैं यहाँ इनका नामांकन कहीं कराया जाए दूसरी जगह, क्योंकि ये घटना ये आम रास्ता है, ये बहुत चालू रास्ता है। और मैं के न्यूज को से धन्यवाद देता हूं, उन्होंने हमारे क्षेत्र की न्यूज आवाज राणा साहब, राकेश राणा जी, आपकी आवाज मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क की समझा जी मिल पा रही आपकी आवाज। नहीं मिल रही होगी सर। हाँ बिल्कुल, ये कुछ नेटवर्क की समस्या लग रही है। राकेश राणा जी, फिर से आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन आपको साधुवाद निश्चित रूप से राकेश राणा जी आपको साधुवाद कम से कम आपने इसका संज्ञान लिया है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण यह हो जाती है कि प्रधान के द्वारा ये जो नाले का निर्माण कराया गया, उसके बाद दबंगों के द्वारा किस तरीके से इसको तोड़ दिया गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई, और अब उसी प्रशासन के चक्कर ये ग्रामीण काट रहे हैं। ये मासूम जो है वो आवाज उठा रहे हैं कि कम से कम इस बदलते भारत की तस्वीर हमें भी दिखाई जाए, हमें भी वो तस्वीर दिखाई जाए जो टीवी चैनलों में चलती है कि भारत वहां पहुंच गया, भारत कहां पहुंच गया। राकेश राणा जी, राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, मुझे लगता है। पिछले वर्ष भी मैंने लिखा पढ़ी करके नाले की सफाई करवाई थी। जी जी, विगत वर्ष से मैं लगा हुआ हूं, लेकिन अब प्रशासनिक इतना अनसुनी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कहते हैं मेरा कोई वास्ता नहीं है, सिंचाई विभाग कहता मेरा नाला बना नहीं सकता। अब ये 2 पार्टों में गांव का गरीब पिस रहा है, क्योंकि ये बच्चे गरीब के हैं सर। मनोज भैया, अगर ये बच्चे जो है किसी अमीर के होते तो हो गया होता अब तक। ये बच्चे ही गरीबों के हैं, ये दलितों के बच्चे हैं जिनके उत्थान की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग और दलित बाहुल्य गांव है। जो भटोली है, छोटी भटोली, बड़ी भटोली, पूरे जगत, पूरे बड़ेदिया, सिंगापुर, ये पूरा एक हमारी बेल्ट है। एक आखिरी इस पार नाले के उस पार आप अमेठी संसदीय क्षेत्र है और इस पार रायबरेली संसदीय क्षेत्र है। जो भटनौसा स्कूल है वो अमेठी संसदीय क्षेत्र का स्कूल है, और ये नाले की इस पार जो गांव है वो रायबरेली संसदीय क्षेत्र का स्कूल है। लेकिन राकेश राणा जी, दुखद यही हो जाता है कि इन ग्रामीणों को, इन मासूमों को एक आदत सुविधा की जरूरत है, और अगर क्षेत्र किसका है, विभाग किसका है, इसमें अगर ये ग्रामीण बेचारे उलझेंगे तो इनको ये मूलभूत सुविधाएं कहां मिल पाएंगे। ठीक है राकेश राणा जी, हमारे साथ सौरभ यादव। एक सेकंड के लिए हमारी बात सुन लीजिए। जी, ये राइट टू एजुकेशन का भी उल्लंघन है ये। हाँ, जो हम शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं जी, तो इस तरह तो शिक्षा का अधिकार हम देने से रहे जिस तरह बच्चे नाला पार करके जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं। सौरभ यादव जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सौरभ यादव जी, जगतपुर ब्लॉक के सिंगापुर छोटी भटोली गांव की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पूरा देश ये तस्वीरें देख रहा है, और निश्चित रूप से रायबरेली प्रशासन
को सोच रहा होगा किस तरीके से वहां का प्रशासन, जो प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। इन ग्रामीणों को, दर्जनों ग्रामीणों का ये रास्ता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, नाले से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है, और ये मासूम बच्चे अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी साहब रास्ता कम से कम बनवा दीजिए। जो बदल रहा है भारत की तस्वीर दिखाइए ना दिखाइए, कम से कम एक रास्ता बनवा दीजिए ताकि हर रोज इस नाले से हमको गुजरना ना पड़े, शिक्षा के मंदिर में पैंट गीली करके ना बैठना पड़े, किताबें गीली करके ना बैठना पड़े। मनोज भाई, आपका बहुत बहुत साधुवाद जी। आपने ऐसे विषय को आज रखा है जिसे हर इस देश का जो भी व्यक्ति है वो देख के उसको शर्म आ रही होगी कि वर्तमान समय में ये दौर चल रहा है कि मेरे मासूम बच्चों को इस तरह विद्यालय जाना पड़ रहा है। ठीक है, ये भी बात सही है, हम मान लेते हैं कि हमारे बच्चों को अभी जो व्यवस्थाएं जो विद्यालय की थी, आजादी के बाद एक हम लोगों ने एक प्रयास किया था, शिक्षा चली गांव की ओर, क्योंकि ये मेरे जो बच्चे हैं यही नौनिहाल हैं और यही मेरे देश का भविष्य है। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी नेताजी को, उनका ये कहना था कि और कुछ नहीं हो सकता तो लकड़ी बांस का वहां पे बना ही दिया जाए वो पुल। ये स्थिति है हमारे विकसित भारत की। नहीं, उन्होंने विकल्प, उन्होंने कहा कि अगर शासन इतना कर दे, कोई विकल्प ऐसा उपलब्ध करा दे, जब तक निर्माण नहीं करा रहा है कोई विकल्प ऐसा कर दे, कम से कम इन बच्चों को इस नाले से होकर ना गुजरना पड़े। विकल्प की बात उन्होंने की। जी हाँ, विकल्प उन्होंने कहां से शुरू किया? उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें प्रशासनिक अधिकारियों की, वहां की बीडीओ की, डीएम को, सबको तो उन्होंने आरोप लगा दिया। किसी भी सरकार की इच्छा शक्ति ये जताती है कि वो इस सब बातों को लेके, ये जो मेन बातें हैं, इन लोगों को लेके कितना सजग है। वहां का व्यक्ति दौड़ रहा है। आपने इन बच्चों की स्थिति दिखाई, वहां के अधिकारियों की छोड़िए, ये वहां के विधायक की भी जिम्मेदारी है, वर्तमान सरकार में जो बैठे मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी है। आपके द्वारा ये कहा गया कि ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, पहले तो ये क्लियर, विभाग के अंतर्गत आता है। इन बच्चों को अगर इतनी विभाग की इनके पेरेंट्स को जानकारी होती तो वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते। यही मैं कह रहा हूं, हमारे दो बच्चे हैं, यही मैं कह रहा हूं, जिनके माँ बाप जाते 200 रुपए 300 रुपए की मजदूरी करते हैं, वो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। हमें देश को अगर विश्व पटल पे लेके जाना है तो मेरा एक भी बच्चा इस तरह के संघर्ष करेगा। आंख से आंसू आते हैं। कैसी स्थिति है वर्तमान में, मैं कहाँ जी रहा हूँ। इस बात को लेके हमारे ये जो भाई साहब राणा जी ने जो उठाई है बात, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और मैं एज ए समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, और कल मैं राकेश राणा जी से मिलकर मैं वहां पे जाऊंगा और जो भी स्थिति होगी उसका विकल्प निकालने का समाजवादी पार्टी से आप सौरभ यादव जी, उद्देश्य भी मेरा यही है। सौरभ यादव जी, मेरी चर्चा सार्थक हो जाएगी, आप जैसे जागरूक जन प्रतिनिधियों का जोड़ना भी सार्थक हो जाएगा अगर इन बच्चों को, अगर इन ग्रामीणों को रास्ता मिल जाएगा। अभिभावक संघ के विनय कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए। जी, मैं बस कहना चाह रहा था सौरभ जी को कि उनकी बात का जवाब तो गौरव अवस्थी जी ने दे ही दिया है कि ऐसा नहीं है कि केवल अब ये जो सरकार सत्ता में है इसी की जिम्मेदारी है, और ये एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने की जगह मिलजुल के अगर इस जो ये सिचुएशन है इस पे काम करके सभी मिलजुल के अगर इसका समाधान निकाल लें तो मुझे लगता है कि एक नजीर बना देंगे सारी राजनीतिक पार्टियों के जो लोकल वहां की कैडर है वो, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारियां तो सबने निश्चित रूप से जिम्मेदारी सबकी है। और विवेक श्रीवास्तव जी ने भी आश्वासन दिया है, सौरभ यादव जी ने भी आश्वासन दिया है, और राकेश राणा जी भी ने आश्वासन दिया है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, इन ग्रामीणों की आवाज बनेंगे, इन ग्रामीणों को जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी, और कम से कम जिस पुलिया की आज हम चर्चा लेकर बैठे हैं, कम से कम इस पुलिया का निर्माण होगा। और एक बार फिर से हम भी अपील करते हैं कि साहब क्षेत्र में मत उलझाइए, किसका क्षेत्र है, कौन बनवाएगा, विभागों में मत उलझाइए। इन ग्रामीणों की समस्या है, इन मासूमों की आवाज को कम से कम सुनिए, कितनी पीड़ा है इन मासूमों को। कम से कम शिक्षा के मंदिर में ये साफ सुथरे होकर जाकर बैठे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। के न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और इन मासूमों को न्याय मिलेगा, इनको हक मिलेगा। और हक कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, अदद एक रास्ता, एक पुल मांग रहे हैं, पुलिया छोटी सी मांग रहे हैं, कम से कम वो तो मुहैया हो ही जाएगा। प्रशासन और सरकार से भी
हमारी अपील है कि कम से कम इन ग्रामीणों की आवाज और पीड़ा को निश्चित रूप से सुनेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।